वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 63 है। ठीक है, 12th क्लास की हिस्ट्री वाली जो अपनी एनसीईआरटी चल रही है उसमें अगला टॉपिक है 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन कहाँ पर? भारत में, यानी ब्रिटिश भारत में। जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं बनाते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न, अंग्रेजों के द्वारा 1858 के बाद अपनाई गई नीतियों के संबंध में 3 कथन है। यहाँ पर कौन सा इसमें असत्य है? देखिए, बांटो राज करो की नीति को आगे बढ़ाया गया, समाज सुधारकों का समर्थन करने की नीति को आगे बढ़ाया गया, भारतीय राजाओं, जमींदारों और भूस्वामियों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई अंग्रेजों ने। इसमें गलत तो है कोई ना कोई। ठीक है, देखिए, बांटो और राज करो की नीति को बिल्कुल आगे बढ़ाया अंग्रेजों ने। 1858 के बाद भी जो नीतियां अपनाई उन्होंने, समाज सुधारकों का समर्थन करने की नीति को आगे नहीं बढ़ाया था इन्होंने। भारतीय राजाओं, जमींदारों और भूस्वामियों के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई। ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा वाला कथन गलत है, केवल वही आंसर होगा, बी है इसका आंसर। देखिए, पहला वाला सत्य है, अंग्रेजों ने भारत पर विजय भारतीय शासकों की फूट का लाभ उठाकर और उन्हें एक दूसरे के प्रति या एक दूसरे से लड़वाकर प्राप्त की थी। 1858 के बाद उन्होंने जनता के खिलाफ राजाओं को, एक जाति के खिलाफ दूसरी जाति को और सबसे अधिक मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं को खड़ा करके बांटो और राज करो की नीति को जारी रखने का फैसला किया। दूसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि अंग्रेजों ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी। उनका मत था कि समाज सुधार का कदम 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण था, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने रूढ़िवादियों का पक्ष लेना प्रारंभ कर दिया और समाज सुधारकों का समर्थन बंद कर दिया। तीसरा वाला करेक्ट है, अंग्रेजों ने भारतीयों के सबसे प्रतिक्रियावादी वर्गों जैसे कि राजाओं, जमींदारों और भूस्वामियों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि इन वर्गों का अंग्रेजों ने उभरते हुए जन आंदोलनों और राष्ट्रीय आंदोलनों के खिलाफ उपयोग करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की सरकार का अफगानिस्तान के साथ संघर्ष करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्या था? रूस की सामरिक चुनौती का सामना करना तथा मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अफगानिस्तान के साथ भारत की ब्रिटिश सरकार के 2 युद्ध हुए। ब्रिटिश दृष्टिकोण से अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। रूस की ओर से संभावित सामरिक चुनौती का सामना करना पड़ा तथा मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान भारत की सीमा के बाहर एक महत्वपूर्ण देश था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 19वीं सदी में बर्मा और ब्रिटेन यानी बर्मा और ब्रिटिश भारत के टकराव के प्रमुख कारण क्या थे? ठीक है, अंग्रेज ही टकराए होंगे बर्मा से। सीमा संबंधी झड़प, ब्रिटिश व्यापारियों की बर्मा के जंगली संसाधनों पर नज़र और ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बर्मा का बाजार। ठीक है, तो टकराव अंग्रेजों ने किया बर्मा से। बिल्कुल, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों के तीनों करेक्ट डी है इसका आंसर। देखिए, सारे के सारे कथन सत्य हैं। 19वीं सदी में बर्मा और ब्रिटिश भारत का टकराव सीमा संबंधी टकराव से हुआ। बर्मा के सम्राट के उत्तराधिकारी बांदोपपाय ने 1785 में अराकन और 1813 में मणिपुर के सीमावर्ती राज्यों पर अधिकार किया। इस प्रकार बर्मा की सीमा को ब्रिटिश भारत की सीमा तक फैला दिया। पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रखते हुए उसने 1822 में असम को जीत लिया। अराकन और असम पर बर्मा की विजय के बाद बर्मा और बंगाल की अस्पष्ट सीमाओं पर लगातार झड़पों का एक युग प्रारंभ हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1824 में ब्रिटिश भारत के शासकों ने बर्मा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। 1852 में जो दूसरा बर्मा युद्ध छिड़ा, वह लगभग पूरी तरह से ब्रिटेन के व्यापारिक लोभ का परिणाम था।
बर्मा के जंगल संबंधी संसाधनों पर ब्रिटिश व्यापारियों की लालची निगाहें बहुत पहले से लगी हुई थी और लकड़ी का व्यापार करने वाले ब्रिटिश फर्मों ने अब ऊपरी बर्मा के जंगलों की इमारती लकड़ी में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर व्हाट्सअप करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट डिटेल्स है। देखिए, अंग्रेजों को लगा कि बर्मा की विशाल जनसंख्या ब्रिटेन के सूती कपड़ों और दूसरे औद्योगिक मालों की बिक्री के लिए बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध करा सकती है। इस कारण से भी अंग्रेज बर्मा के व्यापारिक क्षेत्रों पर अपना कब्जा चाह रहे थे। यंडाबू की संधि किसके बीच हुई थी? यंडाबू की संधि हुई थी बर्मा और ब्रिटिश अंग्रेजों के बीच में। 1824 में ब्रिटिश भारत के शासकों ने बर्मा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मई 1824 में ब्रिटिश नौसेना ने समुद्र के रास्ते रंगून पर अधिकार कर लिया और राजधानी अबा से 45 मील दूर तक पहुंच गए। यंडाबू की संधि के द्वारा 1826 में दोनों के बीच शांति स्थापित हुई, फरवरी 1826 में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अंग्रेजों ने नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार किया? अंग्रेजों ने नेपाल से युद्ध करके किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? गढ़वाल और कुमायूं पर, सिक्किम पर, मसूरी पर। ठीक है, अरुणाचल थोड़ा पूर्वोत्तर था तो इसको हटा दीजिए, पहला दूसरा तीसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। देखिए, भारतीय साम्राज्य को उसकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा तक फैलाने की अंग्रेजों की धुन के साथ पहले उनका उत्तर में स्थित नेपाल से टकराव हुआ। 1814 में दोनों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेज नेपालियों से हर मामले में श्रेष्ठ थे। अंत में नेपाल की सरकार को ब्रिटेन की शर्तों पर बातचीत करनी पड़ी। क्या थी बातचीत? नेपाल को गढ़वाल और कुमाऊं के जिले छोड़ने पड़े और तराई के क्षेत्रों पर भी अपना दावा त्यागना पड़ा। उसे सिक्किम से भी पीछे हट जाना पड़ा। इस समझौते से भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य हिमालय तक फैल गया। हिमालय को हिल स्टेशन बनाने के लिए शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण स्थान भी मिल गए। ठीक है, अंग्रेजों को हिल स्टेशन बनाने के लिए शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण स्थान भी मिल गए। और ये वर्तमान में जो शिमला, मसूरी, नैनीताल कोई उत्तराखंड का है, कोई हिमाचल का पार्ट है, ये उस समय नेपाल में आता था। ठीक है, अंग्रेजों ने भारत में दिलाया है ये और हिल स्टेशन बनाए हैं इन पर, और आज तक हिल स्टेशन है। नंबर 6 पर आ जाइए। 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किए गए वर्नाकुलस प्रेस एक्ट के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। इस कानून के द्वारा भारतीय प्रेस की आज़ादी पर कड़ी पाबंदी लगाई गई। यह कानून मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था। इस कानून के द्वारा भारतीय रजवाड़ों की आलोचना पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए, तीसरा जैसा कुछ नहीं किया गया था, पहला सही है, दूसरा सही है, केवल 1 और 2। ठीक है, देखिए, जो अंग्रेज जो आए थे ब्रिटेन में, इतनी गर्मी तो पड़ती नहीं है। ठीक है, तो इनको भारत में चाहिए थी ठंडी जगह, इसलिए इन्होंने नैनीताल में, मसूरी में और शिमला में हिल स्टेशन बनाए। भारतीय राष्ट्रवादी लोग धीरे धीरे प्रेस का इस्तेमाल करके जनता में राष्ट्रवादी चेतना जगाने के लिए सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति की कड़ी आलोचना करने के लिए काम करने लगे। इस कारण भारतीय प्रेस की आज़ादी को कम करने के लिए 1878 में वर्नाकुलस प्रेस एक्ट बनाया गया। इस कानून ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की आज़ादी पर कड़ी बंदिशें लगाईं। लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलस प्रेस एक्ट 1878 मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था। ये पूछा जाता है किसके लिए लाया गया था? जो बंगला समाचार पत्र था, इससे बचने के लिए यह पत्रिका रातों रात अंग्रेजी भाषा की पत्रिका में बदल गई थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि वर्नाकुलस प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सी पत्रिका रातों रात अंग्रेजी भाषा की पत्रिका में बदल गई थी? वो है अमृत बाजार पत्रिका। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चार्ल्स मेटकॉफ।
1835 में चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। इस कदम को शिक्षित भारतीयों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस कदम का, ठीक है, मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को, इसी कारण। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय मजदूरों की दशा को सुधारने के संबंध में 1881 में बना पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट तथा 1891 में बना दूसरा इंडियन फैक्ट्री एक्ट को किन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया? जहां लागू किया गया चमड़ा उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, इस्पात उद्योग में। जहां नहीं लागू किया गया कॉफ़ी और चाय के बागान उद्योग में, क्योंकि इनके तो अधिकतर जो मालिक थे वो अंग्रेज ही थे, इसलिए। देखिए, श्रम सुधार के क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891 में बनाया गया, जो बाल श्रम से संबंधित था। दूसरा इंडियन फैक्ट्री एक्ट पहला 1881 में, दूसरा इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1891 में बनाया गया, जो मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी तथा महिलाओं को काम के घंटे सुनिश्चित करने से संबंधित था। चाय और कॉफ़ी के जिन बागानों के मालिक अंग्रेज थे, उन पर इन दोनों में से कोई भी कानून लागू नहीं किया गया। उल्टे विदेशी बागान मालिकों को मजदूरों का अत्यधिक निर्मम शोषण करने में सरकार ने हर तरह से सहायता की। तो सी उत्तर हो जाएगा। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण था, क्या था? 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। देखिए, 19वीं सदी में आधुनिक कारखानों और बागानों के मजदूरों की हालत बहुत दयनीय थी। यूं तो भारत की ब्रिटिश सरकार पूंजीपतियों की समर्थक थी, फिर भी उसे आधुनिक कारखानों की बुरी स्थिति के प्रभावों को कम करने के लिए आधे मन से कुछ कदम उठाने पड़े, जो एकदम अपर्याप्त थे। इन कारखानों में से अधिकांश भारतीयों के थे, ठीक है। ब्रिटेन के उद्योगपति श्रम सुधारों के लिए दबाव डालते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि भारत में मजदूरी कम होने के कारण भारतीय उद्योगपति भारतीय बाजार में उन्हें जल्द ही प्रतियोगिता में पीट देंगे। 10वां प्रश्न है, भारत में श्रम सुधार संबंधी पहला कानून इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बना। यह मुख्यतः किससे संबंधित था? तो ऊपर था एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, श्रम सुधार से, ऑप्शन नंबर बी। और दूसरा किससे था, वो भी था एक्सप्लेनेशन में। भारत में पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 बनाया गया, ठीक है। यह कानून मुख्यतः बाल श्रम सुधार से संबंधित था। इसमें कहा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया जाएगा और 7 से 12 वर्ष के बच्चों से प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों द्वारा शिक्षित भारतीयों के प्रति अपनाई गई शत्रुता की नीति के प्रमुख कारण थे अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष और ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आधुनिक कल कारखानों की स्थापना करना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी शुरुआत में अंग्रेजों द्वारा शिक्षित भारतीयों के प्रति अपनाई गई शत्रुता की नीति के प्रमुख कारण थे ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत तो उस समय नहीं हुई थी, ठीक है। केवल 1 और 2 बी है इसका आंसर। केवल 2 और 3 ए है इसका आंसर। केवल 2 और 3 सत्य हैं। 1833 के बाद भारत सरकार ने आधुनिक शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया। 1857 के विद्रोह में शिक्षित भारतीयों ने भाग न लेने पर अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी प्रशंसा की थी, परंतु शिक्षित भारतीयों के प्रति यह अनुकूल सरकारी दृष्टिकोण जल्द ही बदल गया। इसका कारण है कि अनेक लोग हाल में प्राप्त आधुनिक ज्ञान का उपयोग करके ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करने लगे थे और उन्होंने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांगें सामने रखी थी। इसलिए जब वे जनता के बीच राष्ट्रवादी आंदोलन का संगठन करने लगे और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो अधिकारी उच्च शिक्षा के पक्के दुश्मन बन बैठे।
12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो कथन है, कौन सा इसमें सत्य होगा। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाकर भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। 1858 के कानून के तहत भारत में शासन का अधिकार वायसराय को दे दिया गया। वायसराय को नहीं दिया था, इसी ब्रिटिश सम्राट को दिया था। दूसरा वाला गलत है। देखिए 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून के तहत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया। 1858 के कानून से पहले भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी, पर अब शासन का भार ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी भारत सचिव को दे दिया गया। यह भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और सदस्य के प्रति संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इस तरह भारत पर सत्ता अंततः ब्रिटिश संसद के हाथों में थी, न कि वायसराय के। 13वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों और भारतीय रजवाड़ों के संबंध में अपनाई गई नीति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय रजवाड़ों के संबंध में अपनाई गई नीति, भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति का त्याग कर दिया गया। उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। देखिए दोनों के दोनों सत्य हैं यहाँ पर, ठीक है। 1858 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों के द्वारा भारतीय रजवाड़ों के संबंध में अपनाई गई नीति, भारतीय राज्यों को हड़पने की जो नीति है उसका त्याग कर दिया गया और उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। 1857 के पहले अंग्रेज भारतीय राज्य हड़पने का कोई अवसर नहीं चूकते थे। 1857 के विद्रोह के बाद यह नीति छोड़ दी गई। अनेक भारतीय शासक अंग्रेजों के वफादार ही नहीं रहे बल्कि विद्रोह को कुचलने में उनकी सक्रिय सहायता भी की। इन शासकों की वफादारी का ब्रिटिश सरकार ने इनाम इस घोषणा के रूप में दिया कि उनके उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी जाएगी और भविष्य में उनके राज्यों का कभी अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर, जो भी आ जाए सही है। देखिए ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में प्रशासन में अधिकार और उत्तरदायित्व के सारे पदों पर इंडियन सिविल सर्विसेज के सदस्य ही नियुक्त होते थे। 1863 में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर थे, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर के भाई थे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया? पंजाबियों, बिहारियों, गोरखा, पठानों। देखिए अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति का पालन कर रहे थे, उसको आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। जिन लोगों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ थे उनको तो उन्होंने गैर लड़ाकू जाति बना दिया, और जो समर्थन कर रहे थे या न्यूट्रल थे, ठीक है, या अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे, उनको उन्होंने लड़ाकू जाति बना दिया। तो पंजाबियों को उन्होंने लड़ाकू जाति घोषित किया, पठानों को लड़ाकू जाति घोषित किया, गोरखाओं को लड़ाकू जाति घोषित किया, बिहारियों को गैर लड़ाकू जाति घोषित कर दिया। पहला, तीसरा, चौथा, बी है इसका आंसर। 1857 की क्रांति के बाद सेना की भर्ती जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा। यह कहानी गढ़ी गई कि भारतीयों में कुछ लड़ाकू जातियां हैं और कुछ गैर लड़ाकू जातियां। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिकों ने ही आरंभ में अंग्रेजों की भारत विजय में सहायता की थी, पर 1857 के विद्रोह में उनके भाग लेने के कारण उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया अंग्रेजों ने, ठीक है। अवधियों को, बिहारियों को, मध्य भारत के लोगों को, दक्षिण भारत के लोगों को अब बड़ी संख्या में उनको सेना में भर्ती करना बंद कर दिया अंग्रेजों ने। दूसरी ओर विद्रोह को कुचलने में सहायता देने वाले पंजाबियों को, गोरखों, पठानों को लड़ाकू जाति घोषित किया गया और उनको बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया जाने लगा। कौन सी सेना? ब्रिटिश सेना। 16वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। यूरोपी कौन? अंग्रेज, बिल्कुल।
भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया। बिल्कुल। अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिकों को भी शामिल किया जाने लगा। ऐसा कैसे कर लेंगे अंग्रेज। सेना में भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर किया जाने लगा। सी वाला गलत है यहाँ पर। ठीक है। अंग्रेज किसी भी भारतीय को सूबेदार से ऊपर पद नहीं देते थे। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि अंग्रेजों ने 1858 के बाद सेना का सावधानी के साथ पुनर्गठन किया, जिसका उद्देश्य था विद्रोह न होने देना। अधिकारी वर्ग से भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति का ही सख्ती से पालन किया गया। 1914 तक कोई भी भारतीय कभी सूबेदार पद के ऊपर नहीं उठ सका। 17वां प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड भी है। रिपन इसका उत्तर है। देखिए, स्थानीय स्वशासन की दिशा में बहुत हिचकिचाते हुए कदम 1882 में लॉर्ड रिपन की सरकार ने उठाया। एक सरकारी प्रस्ताव में ग्रामीण, नगरीय और स्थानीय संस्थाओं द्वारा, जिनके अधिकांश सदस्य गैर अधिकारी हों, स्थानीय मामलों के प्रबंध में एक नीति निर्धारित की गई। ठीक है, प्रबंध की एक नीति निर्धारित की गई। कुछ प्रश्न, जैसे भारत में सिविल सेवा का पिता, पुलिस सेवा का पिता कॉर्नवालिस है और स्थानीय स्वशासन का लॉर्ड रिपन। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत गठित इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इस काउंसिल को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं था, यह एकमात्र सलाहकार समिति थी। भारतीय बजट पर इसका कोई नियंत्रण नहीं था। असत्य ढूंढना है। और चौथा क्या है, इस काउंसिल का गठन गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर नियंत्रण रखने के लिए किया गया था। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। ठीक है, ये चौथा वाला जो है ये गलत है, नियंत्रण रखने के लिए नहीं किया गया था। चौथा कथन असत्य है, क्योंकि 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की काउंसिल की कानून बनाने की शक्ति को बढ़ा दिया गया और उसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बदल दिया गया, नाम दिया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं थे, यह एकमात्र सलाहकार समिति थी। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। जो सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं प्रशासन के कार्यों पर विचार नहीं कर सकती थी। दूसरे शब्दों में, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर कोई नियंत्रण नहीं था। तो डी गलत है। 19वां प्रश्न है, 19वीं सदी की प्रेसिडेंसी और प्रांतीय सरकारों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है, कौन सा इसमें सत्य होगा। प्रांतीय सरकारों को प्रेसिडेंसियों की सरकारों से अधिक शक्ति प्राप्त थी। गलत है। प्रेसिडेंसियों को ज़्यादा शक्ति प्राप्त थी इन कंपैरिजन टू प्रांतीय सरकारें। प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा चलाया जाता था, प्रेसिडेंसियों का चलाया जाता था। दूसरा भी गलत है। दोनों के दोनों ये कथन गलत हैं। भारत में शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने इसे प्रांतों में बांटा हुआ था। ठीक है, जिसमें से बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा इस पर। प्रेसिडेंसियों की सरकारों को दूसरी प्रांतीय सरकारों से अधिक शक्तियां और अधिकार प्राप्त थीं। ठीक है, तो प्रेसिडेंसियों के पास ज़्यादा हैं अधिकार प्रांतीय सरकारों से। प्रेसिडेंसियों का प्रशासन एक गवर्नर, 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल की सहायता से चलाता था, जबकि दूसरे प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर चलाते थे। ठीक है, तो प्रांतों का कौन चला रहे हैं, गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर, और प्रेसिडेंसियों का प्रशासन 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल की सहायता से चलाएगा गवर्नर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अकेला चला लेगा, क्योंकि दूसरा कथन क्या था कि प्रांतों का शासन गवर्नर जनरल द्वारा चलाया जाता था। तो दूसरा वाला गलत है, क्योंकि प्रांतों का शासन तो गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर और कमिश्नर चलाते थे। प्रेसिडेंसियों का चलाता था गवर्नर। कैसे, 3 सदस्यों वाली काउंसिल की सहायता से। इस टॉपिक से निकलते हैं 21 प्रश्न। तो ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा गया। ऊपर था एक्सप्लेनेशन में, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रेसिडेंसी नहीं थी, मध्य प्रांत नहीं,
तो 1 3 4 ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। सॉरी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास तो है ही नहीं, तो 1 और 3 सी है इसका आंसर। देखिए, शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने भारत को कई प्रांतों में बांट रखा था। इनमें से बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इन प्रेसिडेंसियों का प्रशासन गवर्नर 3 सदस्यों वाली एक काउंसिल की सहायता से चलाता था और उसकी नियुक्ति सम्राट करता था। 21वां प्रश्न और यही अंतिम प्रश्न, और 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर और गलत इसमें से बताना है। 1858 के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दे दी गई। गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण फैसले मानने के लिए बाध्य था। ठीक है, बाध्य नहीं था, यही गलत है। सलाहकारी प्रकृति थी, बाध्यकारी नहीं। केवल कथन 3 यहाँ पर गलत है। भारत के लिए 1858 के कानून के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद होगी, जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख और गवर्नर जनरल के आधिकारिक सलाहकार होंगे। यह काउंसिल सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करके बहुमत से निर्णय लेती थी। हालांकि गवर्नर जनरल काउंसिल के किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को रद्द कर सकता था। ठीक है, चलिए तो 21 प्रश्न निकलते हैं इस टॉपिक से। ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए, यूपीएससी सिविल सेवा तक। सब्सक्राइब रखना है सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। इस टेस्ट सीरीज़ की या फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। फुल टेस्ट सीरीज़ पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, आप प्रिंट कराकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट है 199 का, वन टाइम पेमेंट है। ठीक है, इतना कम इसलिए रखा है ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सके। धन्यवाद।